नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com का खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं, अगर संभव हो सके तो आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि आप हमारी थोड़ी सी आर्थिक मदद करें। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी और पत्रकारिता के लिए आपका बड़ा योगदान। और अब आज बातचीत शुरू करते हैं। दरअसल इस वक्त देश के ऊपर एक बड़ा संकट है और संकट इस बात को लेकर यह है कि क्या भारत का जो संसदीय लोकतंत्र है वो जीवित बचेगा या नहीं। पिछले दिनों जिस तरीके से समूचे विपक्ष से 145 सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा से निलंबित किया गया है महज कुछ मामूली से आरोप के आधार पर, उसने कई गहरे सवाल पैदा कर दिए। ये सवाल भी पैदा कर दिया है कि क्या बिना विपक्ष के तीन बेहद बल्कि चार बेहद महत्वपूर्ण बिल को बिना विपक्ष की भागीदारी के जिस तरीके से पास किया गया है, क्या वो देश को एक स्वस्थ लोकतंत्र होने की का सबूत है। और ऐसे में जबकि लोकसभा के चुनाव कुछ महीने दूर हैं, इन तमाम पृष्ठभूमि के समक्ष आज कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन अपने को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा 2.0 शुरू करने जा रहे हैं ऐसे वक्त में, जबकि राम मंदिर का मुद्दा बहुत तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होगा। इन तमाम सवालों के बीच में जो प्रमुख सवाल यह है, क्या कांग्रेस पार्टी 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव बुरी तरीके से हारने के बाद 2024 के लिए अपने को तैयार कर पाएगी? क्या इंडिया गठबंधन मोदी और बीजेपी का सामना कर पाएगी? और क्या देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह पाएगा? यह बड़ा सवाल है। बातचीत करते हैं कांग्रेस पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी जी से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष जी, जिस तरीके से सांसदों को निलंबित किया गया है उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इससे और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर आप इसको परिप्रेक्ष्य में देखें, 13 दिसंबर 2023 को एक घटना होती है जिसमें 2 नौजवान लोकसभा में घुसकर वहां पे धुएं के कनिस्तर छोड़ते हैं। और ये वाकया उस दिन होता है जब संसद की सिक्योरिटी सबसे ज्यादा हाई अलर्ट पे रहनी चाहिए, क्योंकि ये 13 दिसंबर 2001 का जो आतंकवादी हमला हुआ था भारत की संसद के ऊपर, ये उसकी वर्षगांठ है। और उसी दिन ठीक अगर इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच होता है, ये तो खुदा ना खास्ता, भगवान का शुक्र है कि उनके हाथ में धुएं के कनस्तर थे। अगर उसमें एंथ्रैक्स होता या सरीन गैस होती तो आप सोच सकते हैं कि भारत की संसद का उस दिन क्या हाल होना था। उसके बाद सामूहिक विपक्ष ने सिर्फ एक ही मांग की कि गृह मंत्री को आकर अपना जो बयान है इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर संसद के समक्ष रखना चाहिए। और आशुतोष जी, मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि 1 बजे ये घटना होती है और 2 बजे संसद की कार्रवाई दोबारा शुरू हो जाती है और विपक्ष उस कार्रवाई में भाग लेता है और उसके दौरान ये मांग रखी जाती है कि भाई गृह मंत्री को आके अपना वक्तव्य देना चाहिए। अब वक्तव्य देने की जगह उससे अगले दिन पहले कुछ सांसदों को निलंबित किया जाता है, फिर अगले दिन कुछ और सांसदों को निलंबित किया जाता है और फिर अंततः सारे विपक्ष को ही निलंबित किया जाता है जी। और ऐसा पिछले 70 वर्ष में भारत के लोकतांत्रिक और संसदीय इतिहास में कभी नहीं हुआ कि सारे विपक्ष को निलंबित कर आप ऐसे कानून पारित करना चाहते हैं या आपने कर लिए हैं जो इस मुल्क को एक पुलिस स्टेट में तब्दील कर देंगे। देखिए, जो प्रावधान है पोस्ट ऑफिस बिल में, जो प्रावधान है टेलीकॉम बिल में, जो प्रावधान है जो नए फौजदारी के 3 कानून आए हैं, हर कानून से जुड़ा हुआ विशेषज्ञ इस बात को मानता है कि उसमें जो तब्दीलियां की गई हैं
वो तब्दीलियां इन कानूनों को प्रगतिशील बनाने की जगह, जो मानव अधिकार हैं उनको संज्ञान में लेने की जगह, इन कानूनों को इतना कड़ा बना दिया है कि अगर कोई अब फौजदारी के चुंगल में फंस गया तो उसको निकलना बिल्कुल ही असंभव हो जाएगा। तो अब मुझे तो ये लगता है, अगर मैं आपका 30 सेकंड और ले लूं, जी। मुझे तो ये लगता है कि निलंबन इसलिए किया गया था कि इन कानूनों में जो खामियां हैं, इन विधेयकों में जो खामियां थी, उसको सरकार नहीं चाहती थी कि मुल्क के सामने उजागर हो, और इसलिए इस घटना को एक ढाल बनाते हुए सारे ही विपक्ष को, और बहुत ही स्पेक्युअस ग्राउंड्स के ऊपर, जैसे आपने कहा, निलंबित कर दिया। और बट अगर मनीष जी, क्या ये माना, अगर आपकी बातों को ही हम आगे बढ़ाते हुए ले चले, तो क्या ये माना जाए कि विपक्ष सरकार के जाल में फंस गया? अगर सरकार की मंशा ये थी कि इन कानूनों को पास कर दिया जाए, तो विपक्ष को भी थोड़ा सा रिस्ट्रेन बरतते हुए सरकार के इस जाल में नहीं फंसना चाहिए था? देखिए आशुतोष जी, विपक्ष ने तो सरकार के सामने एक ही मांग रखी थी कि अगर कोई ऐसी घटना होती है तो ऐसी घटना के ऊपर गृह मंत्री की टिप्पणी तो बनती है। भाई, आपने 7 लोग दिल्ली पुलिस के निलंबित कर दिए। अब दिल्ली पुलिस किसके अंतर्गत आती है? लोकसभा अध्यक्ष के तो अंतर्गत है नहीं जी। आपके राज्यसभा के अध्यक्ष के तो अंतर्गत है नहीं, ये तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो गृह मंत्री का ये फर्ज बनता था कि संसद में आकर बयान दे। तो ऐसी कोई अनुचित बात अगर विपक्षी सांसदों ने की होती तो आप कह सकते थे कि हम सरकार के जाल में फंस गए। अगर आप इसको दूसरी तरफ से ले, अगर हम ये मांग ना उठाते कि गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को आके स्पष्टीकरण देना चाहिए, तो क्या आप जैसे बहुत ही एनलाइटेंड और डिस्टिंग्विश पत्रकार कल हमसे ये नहीं पूछते कि भाई इतनी बड़ी घटना हो गई संसद में और आप चुप करके बैठे रहे? तो इसलिए ये जो विपक्ष था उसके सामने और कोई चारा ही नहीं था और कोई डिमांड भी अनरीजनेबल नहीं थी। बट जिस आधार पे आप लोगों को सस्पेंड किया गया, उनमें से वेल में जाना, पोस्टर लेकर आना, क्या वेल में जाना जरूरी था? क्या पोस्टर लेकर आना जरूरी था? आप बिना ऐसा किए हुए अगर संसद के अंदर आया, अगर आप अपनी बातों को रखते मजबूती के साथ, तो शायद निलंबित भी नहीं होते और सरकार बाध्य होती, गृह मंत्री जी बाध्य होते जवाब देने के लिए। नहीं, पहले तो सबने यही बात कही थी कि साहब आप हमको बताइए कि गृह मंत्री आके कब बयान देंगे, और वेल में जाना या कोई प्लैकार्ड्स लेके जाना कोई असंसदीय कार्रवाई तो है नहीं। इस संसद के इतिहास में अगर आप पिछले 30-40 वर्ष के इतिहास को संज्ञान में लें तो शायद ही ऐसा कोई सेशन होगा जहां पर लोग वेल में ना जाते हों और या ब्लैक कार्ड लेके ना जाते हों। अब ये वही संसद है जहां पे स्वर्गीय श्री अरुण जेटली ने ये कहा था कि डिसरप्शन इज अ लेजिटिमेट पार्लियामेंट्री टैक्टिक। सो जब आप डिसरप्ट करते थे तो वो लेजिटिमेट पार्लियामेंट्री टैक्टिक था। अब हम डिसरप्ट करते हैं तो आप कहते हैं कि आप संसद से बाहर जाइए, आपको निलंबित कर दिया जाएगा। तो ये जो एक परंपरा इस सरकार ने बनाई है, माफ करना, जब 2024 में अगर लोगों का भरोसा हमको मिला, सरकार बदली, तो आप देखिएगा कि ये परंपराएं इनको बहुत भारी पड़ेंगी। लेकिन ये जो परंपराएं हैं, कहीं ना कहीं चेयरमैन साहब जो राज्यसभा में हैं, वो उसके लिए जिम्मेदार मानते हैं, या स्पीकर जिम्मेदार मानते हैं, या सरकार को जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि निलंबित करने का जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं स्पीकर और चेयरमैन साहब ही उठाते हैं, शुरुआत करते हैं उसकी। देखिए, अगर लोकसभा स्पीकर चाहते और या जो राज्यसभा का चेयरमैन है वो चाहते कि विपक्ष की बात सुनी जाए, और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उनका ये उत्तरदायित्व तो बनता है कि जो विपक्ष है उसको संरक्षण दिया जाए। और अगर आप जो भूतपूर्व अध्यक्ष रहे हैं लोकसभा या राज्यसभा के,
उनसे आप बात करेंगे तो वो यही आपको कहेंगे कि भाई जहां तक डिसरप्शन का सवाल है या वेल में जाने का सवाल है, ये एक लेजिटिमेट पार्लियामेंट्री टैक्टिक है और हम इसके प्रति बहुत ही संवेदनशील रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये जो कार्रवाई की गई, अब मुझे नहीं मालूम कि स्वयं भू लोकसभा के अध्यक्ष ने की या राज्यसभा के अध्यक्ष ने की, कि उसमें जो सत्ता पक्ष है उसकी भी कोई भागीदारी थी, पर जो भी हुआ वो भारत की संसदीय प्रणाली के लिए, संसदीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये अच्छा नहीं हुआ है। बट मनीष जी, क्या आपको लगता है कि सरकार के दबाव में स्पीकर और चेयरमैन साहब ने ये फैसले किए हैं? अब मैं आशुतोष जी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, पर मैं ये जरूर जानता हूं कि जहां तक लोकसभा अध्यक्ष का सवाल है या चेयरमैन राज्यसभा का सवाल है, वो बहुत ही जिम्मेदार संवैधानिक पदों पे बैठे हैं और उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंस भी है। और लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनको तो सारे सदन ने सर्वसम्मति से चुना था, ऐसा नहीं था कि लोकसभा अध्यक्ष के लिए कोई चुनाव हुआ था। और जहां तक राज्यसभा के चेयरमैन का सवाल है, वो भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं। तो इसलिए जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत ही गंभीर और संवेदनशील और जिम्मेवार संवैधानिक पदों पर ये लोग आसीन हैं और इसलिए जो लोकसभा और राज्यसभा में हुआ वो कोई अच्छा नहीं था। और जब संसद का इतिहास लिखा जाएगा, इन दिनों का जिक्र काले दिनों के रूप में किया जाएगा। मुझे अपना सवाल अगर मैं दूसरे तरीके से फ्रेम करूं, क्या आपको लगता है स्पीकर महोदय और राज्यसभा महोदय, राज्यसभा के जो चेयरमैन साहब हैं, ये बीजेपी के कार्यकर्ता की तरीके से बिहेव कर रहे हैं? देखिए आशुतोष जी, मैं अभी भी संसदीय मर्यादा का पालन करता हूं और मैं किसी भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ऊपर कोई दोषारोपण नहीं करना चाहता। और इसीलिए मैंने कहा कि जो लोग इतने संवेदनशील और जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं और अगर ये संसद के इतिहास को संज्ञान में लिया जाए तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ था। आपको याद होगा कि जब 2009 से 14 की संसद थी, दो बारी पूरा सेशन, एक बारी नवंबर 2010 का शीतकालीन सत्र और फिर 2012 का जो मॉनसून सत्र था, वो विपक्ष ने पूरी तरह से वाइप आउट कर दिया। पर ना उनके लोकसभा के जो सदस्य थे उनको निलंबित किया गया, ना जो राज्यसभा के सदस्य थे उनको निलंबित किया गया, और सरकार की तरफ, तत्कालीन जो यूपीए की सरकार थी उसकी तरफ से ये कोशिश हुई कि किसी तरह से इस लॉग जैम को रचनात्मक तरीके से तोड़कर, और उसमें हम सफल हुए कि संसद की कार्रवाई दोबारा से चलाई जाए। बुनियादी बात यह है कि आप संसदीय परंपराओं और मर्यादाओं में विश्वास रखते हैं कि नहीं। मुझे लगता है ये बुनियादी सवाल है जो कुछ लोगों को अपने आप से पूछना चाहिए। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, आपने कहा, आपने अरुण जेटली जी का जिक्र किया, और अरुण जेटली ने एक बार नहीं, कम से कम 3-4 बार 2011, 2012, 2013 में इस बात को बार बार कहा कि डिसरप्शन एक लेजिटिमेट टूल है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर, इसमें कुछ भी एंटी डेमोक्रेटिक नहीं है। वही सरकार आज सत्ता में है और उसी सरकार का जो रवैया है वो इस तरीके से दिखाई पड़ता है। क्या बदलाव आया है 2014 के बाद से कि जो बीजेपी डिसरप्शन को लेजिटिमेट टूल मानती थी, आज डिसरप्शन तो छोड़ दीजिए, वेल में जाने पर सांसदों का निलंबन हो रहा है और कुछ सांसदों की तो सांसदी भी जा रही है। वो भारतीय जनता पार्टी जो 2009 से 14 तक थी, यह जो लोग थे वो रहे ही नहीं। भाई श्री अरुण जेटली जी का देहांत हो गया, सुषमा स्वराज जी जो विपक्ष की नेता थी लोकसभा में, उनका देहांत हो गया, मुरली मनोहर जोशी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी जो उस सदन के सदस्य थे, जसवंत सिंह जी, यशवंत सिन्हा जी, मैं कई और नाम ले सकता हूं, वो आज कहाँ हैं ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं। कुछ मार्गदर्शक मंडल में हैं,
कुछ भारतीय जनता पार्टी के बाहर हैं और कुछ स्वर्ग सिधार गए हैं। और ये पहले, क्योंकि मैं गुजरात का प्रभारी रहा हूँ 2004 से लेकर 2008 तक, ये गुजरात की विधानसभा में हुआ करता था कि पूरे विपक्ष को निलंबित करके जो कानून है वो पारित किए जाते थे। तो ये जो कुछ नकारात्मक परंपराएं हैं जो हमारे विधानसभाओं में, और सिर्फ गुजरात में नहीं कई और राज्यों में भी ये होता था, उन नकारात्मक परंपराओं को अब हम दिल्ली ले आए। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की देन है। देखिए, मैंने आपको ये बात कही कि क्योंकि मैं गुजरात का प्रभारी था उन 2 दिनों का मुझे याद है, पर उसके साथ साथ कई और ऐसे राज्य भी हैं जहां पे ये होलसेल सस्पेंशन विपक्ष का होता रहा है। और ये जो एक परंपरा थी, हम लोग सब मानते थे कि भाई ये स्टेट असेंबलीज तक कन्फाइंड है, और अगर आपको विधानसभाओं को अगर आप संज्ञान में लो, कोई विधानसभा साल में 1 हफ्ता मिलती है, कोई 2 हफ्ते मिलती है। फ्रैंकली इन द स्टेट्स वी आर एन एग्जीक्यूटिव डेमोक्रेसी, मतलब एक एग्जीक्यूटिव है और दूसरी न्यायपालिका है। लेजिस्लेचर का तो कोई खास रोल रह नहीं गया। तो वो जो बहुत ही बुनियादी तौर पर गलत परंपराएं थी, अब उनको उठा के हम दिल्ली ले आए हैं। एक सवाल, अगर आप कहते हैं कि जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, तो फिर क्या उपराष्ट्रपति महोदय की संसद के परिसर के अंदर मिमिक्री करना सही था? क्या उनका अपमान नहीं है ये? देखिए, ऐसा है कि श्री कल्याण बैनर्जी एक कलकत्ता हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट। अब कल्याण बैनर्जी ने इसके ऊपर अपना स्पष्टीकरण दे दिया है। उनको जो कहना था उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा। अब ये जो मामला है, ये कल्याण बैनर्जी और उन लोगों के बीच है जिनको शायद उनकी बात बुरी लगी हो। जहां तक हमारा सवाल है, हमारा बुनियादी मुद्दा तो ये है कि आप इस तरह से पूरे विपक्ष को निलंबित कर मैं समझ सकता था कि अगर विपक्ष ने तोड़-फोड़ की होती, अगर वहां पे जूते चले होते, कोई माइक फेंके गए होते, और आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, कई और विधानसभाओं में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो चुकी हैं, तो एक समझ आता था कि भाई आप मर्यादा की सब सीमाएं लांघ गए हैं, इसलिए अब निलंबन के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। पर यहाँ पे निलंबन आप किस बात पे कर रहे हैं? बुनियादी बात तो ये है कि आप संसद के सामने आना नहीं चाहते, आप उन घटनाओं के ऊपर स्पष्टीकरण देना नहीं चाहते। वो जो सांसद है जिसके कारण ये लोग संसद में घुसे थे, उसको आप संरक्षण देना चाहते हैं, उसके आप ऊपर कार्रवाई नहीं करना चाहते, तो इसलिए आप उठा के सारे विपक्ष को बाहर कर दीजिए। बट मनीष जी, अभी आपने मिमिक्री पे सवाल जो मैंने पूछा था, क्या मिमिक्री करना उचित था, और क्या राहुल गांधी को उसकी वीडियो बनाना सही था? क्योंकि विपक्ष ने जो कुछ किया उसको सत्ता पक्ष ने एक बड़ा मुद्दा बनाया। उपराष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री तीनों ने इस पर कहा कि इससे संसदीय परंपराओं का अपमान हुआ है, राष्ट्रपति के कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोस्ट है उपराष्ट्रपति की उसका अपमान हुआ है, और उसको एक जाति से भी जोड़ दिया। तो मेरा प्रश्न ये, क्या वो सही था? क्या राहुल गांधी को वीडियो बनाना सही था? देखिए, मैं इसमें नहीं जाना चाहता आशुतोष जी कि श्री कल्याण बैनर्जी ने जो किया था वो सही था या गलत था। जैसे मैंने पहले कहा, इसका जवाब कल्याण बैनर्जी को खुद देना है, और जिन लोगों को कथाकथित तौर पर इस पे से आहत पहुंची है, ये दोनों मामला उनके बीच है। पर मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा, और अगर आप मेरी ट्विटर टाइमलाइन पे जाएंगे, मैंने एक फॉरेन पॉलिसी जो मैगजीन है उसका एक लेख ट्वीट किया था, और उस लेख का सार ये था कि टोटलिटेरियनिज्म से लड़ने के लिए, या जो बहुत ही एक फासिसी प्रवृत्ति है, उससे लड़ने के लिए अनेकों दशकों से मिमिक्री का, आपके ह्यूमर का, आपके कार्टून्स का ये इस्तेमाल किया गया है।
ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप पूरा अरब स्प्रिंग को आप संज्ञान में लें तो पूरे अरब स्प्रिंग के दौरान 2011 में आप देखेंगे किस तरह से ह्यूमर का, किस तरह से कार्टून्स का, किस तरह से मिमिक्री का, किस तरह से और जो सरकाजम का किस तरह से इस्तेमाल किया गया है। मुझे याद है कि जब सोवियत संघ में साम्यवादी सरकार थी तो जो वहां के लोग थे वो निरंतर और लगातार सरकार को डिलेजिटिमाइज करने के लिए जोक्स के माध्यम से, ह्यूमर के माध्यम से सरकार को डिलेजिटिमाइज करते थे। और इसलिए मुझे ये लगता है कि वी शुड हैव अ बिग हार्ट एंड वी शुड हैव लार्ज शोल्डर्स। एंड ये तो चीजें श्रग ऑफ करने की होती है। इन चीजों को मुद्दा नहीं बनाया जाता। माफ करना, अगर आप इनको मुद्दा बनाते हैं तो आप अपने आप को ही छोटा करते हैं, अपने आप को कोई बड़ा नहीं करते इसको मुद्दा बनाने के लिए। आई मीन आप देखिए कि रेगुलरली जो राजनेता हैं, बाकी लोग हैं पब्लिक स्पेस में, उनके बारे में कार्टून्स बनते हैं। अपना जब पंडित नेहरू थे प्रधानमंत्री तो लक्ष्मण बहुत ही बाइटिंग कार्टून्स, और उसके बाद भी बहुत ही बाइटिंग कार्टून्स अखबार में छपते थे। अगर हर चीज के ऊपर राजनेता या जो लोग सार्वजनिक जीवन में हैं उसको इतनी गंभीरता से लेना शुरू कर लें और दे गेट सो पर्सनल अबाउट इट, अगर आप पब्लिक स्पेस में हैं, so if you like the bouquets, you should be prepared for the brickbats also. बिल्कुल। और सेंस ऑफ ह्यूमर भी होना चाहिए। खैर, आपने इशारों में टोटलिटेरियनिज्म का जिक्र किया, फैसिज्म का जिक्र किया। क्या विपक्ष तैयार है ऐसी शक्तियों का सामना करने के लिए आज? देखिए, अगर इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, इस देश, देखिए बुनियादी लड़ाई क्या है? बुनियादी लड़ाई वो भारत के बुनियादी ख्याल को लेके है जो 1947 में पनपा। भारत का विभाजन हुआ। भारत के विभाजन से तीन चीजें निकली, एक इस्लामिक पाकिस्तान और दूसरा भारत की भविष्य की दो कल्पनाएं। एक कल्पना जो ये मानती थी कि भारत इस धार्मिक विभाजन के बावजूद एक ऐसा मुल्क होना चाहिए जहां पे सब समुदायों को, सब लोगों को बराबरी मिले, सबको अपना धर्म का पालन करने का बराबर अवसर मिले। और दूसरी सोच ये कहती थी कि अगर धर्म के नाम पे विभाजन हुआ है तो इट शुड गो टू अ लॉजिकल कंक्लूजन। अगर मुस्लिम पाकिस्तान बना है तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए था। और ये जो दो बुनियादी कल्पनाएं हैं भारत की, इनमें पिछले 7 दशक से टकराव रहा। 2014 में जो लोग इस ख्याल को आगे बढ़ाते थे कि अगर भारत का धार्मिक स्तर पे विभाजन हुआ है तो उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन पे जाना चाहिए था, वो सत्ता में काबिज हो गए। और आप देखेंगे कि पिछले 10 साल की, 9.5 पौने 10 वर्ष की अगर आप सारी घटनाओं को संज्ञान में लेंगे तो उसका सिर्फ एक मूल मकसद है कि वो जो भारत का ख्याल है कि इस मुल्क में हर व्यक्ति को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, चाहे उसका धर्म कोई भी हो, चाहे उसका समुदाय कोई भी हो, चाहे उसकी जाति कोई भी हो, उसके ऊपर निरंतर आघात होता रहा है। दैट इज द फंडामेंटल फाइट। और अगर इस देश के लोग इस बुनियादी लड़ाई को नहीं समझेंगे कि जिस भारत की कल्पना और या जिस भारत की नींव हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने रखी थी, और एक इतने बड़े धार्मिक विभाजन के बाद जिसमें लाखों लोगों की क्षति हुई, और फिर भी उन्होंने ये तय किया कि नहीं, हम जो अपना मुल्क पंथ निरपेक्ष बनाएंगे। अगर भारत के लोग आज भी नहीं जागेंगे और उस ख्याल को, वो जो बुनियाद है उसको बचाने के लिए नहीं लड़ेंगे, तो फिर जो आने वाला भारत है वो भारत नहीं रहेगा, आशुतोष जी, जिसमें मैं और आप बड़े हुए हैं। ये तो आपने जनता के बारे में बात की है, तो वी द पीपल के बारे में बात की। मेरा सवाल है कि क्या कांग्रेस पार्टी और विपक्ष इस लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार कर पाई है? क्योंकि आज भी विपक्ष खंड खंड है, आज भी विपक्ष में इस बात के लेकर लड़ाइयां हो रही हैं कि हमको आपने 2 सीटें दी या 3 सीटें दी। मध्य प्रदेश इसका उदाहरण है
जहां कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, अगर संकट इतना बड़ा है तो फिर क्या उतनी बड़ी लड़ाई के लिए विपक्ष और कांग्रेस तैयार है? मेरा प्रश्न ये था। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। आपने बहुत उचित सवाल पूछा है और इसीलिए एक बड़ा दिल रखने की ज़रूरत पड़ेगी सबको। सबको ये समझना पड़ेगा कि इधर 1 सीट इधर, 2 सीट उधर, 5 सीट कहीं और, उससे कुछ लंबा-चौड़ा असर नहीं पड़ने वाला। अगर हम इकट्ठे हैं, तो हमको इतना लचीलापन रखना पड़ेगा कि एक-दूसरे को हम अकोमोडेट कर पाएँ। आज भी अगर आपने देखा होगा पूरा विपक्ष इकट्ठा हुआ जंतर मंतर पर इस निलंबन के का विरोध करने के लिए। उससे पहले भी जो इंडिया की घटक दल हैं उन सब की बैठक हुई। तो इसलिए ये जो एक वाक्य हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था और मुझे लगता है कि उससे सीख लेते हुए लोगों को ये जो बड़ी लड़ाई है, जो एक मुल्क के सामने संकट है, उसको संज्ञान में लेकर अपने फैसले करने चाहिए। नहीं तो वक्त निकल जाएगा और भारत का पूरा स्वरूप बदल जाएगा। क्या कांग्रेस पार्टी वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है? देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने ये पहल की, इस पहल में अग्रसर रही कि सभी लोगों को इकट्ठा करें। और जब ये पहल हमने की या हम इस बारे में अग्रसर हुए, तो हमें भली भांति ये बात तो मालूम ही है कि भाई कहीं ना कहीं पर अगर हम लोगों को सैक्रिफाइस करने की जरूरत पड़े तो हमको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। क्या देर नहीं हो गई है? पिछले 3 महीने एक मोमेंटम बना था जब पटना में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, उसके बाद बेंगलोर में हुई, फिर मुंबई में हुई और उसके बाद अचानक 3 महीने तक सब चुनाव में है। अब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी है, नरेंद्र मोदी है, जो हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। देर नहीं हो गई? मोमेंटम कहीं टूटता हुआ सा नहीं दिखाई पड़ रहा आपको आज की तारीख में? आशुतोष जी, आपका तो मेरे से ज्यादा अनुभव है, पर जितना मेरा थोड़ा बहुत अनुभव है, मैं ये मानता हूं कि चुनाव का मोमेंटम तो उस दिन बनना शुरू होता है जिस दिन कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। और अगर आप कई चुनावों को संज्ञान में लें, वैसे अपने प्रदेश की बात करता हूं, पंजाब की, आप पंजाब को बड़े जानते हैं। जब तक कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं लगा था मार्च 2022 में, किसी को ये इल्म नहीं था कि जो नतीजे आएंगे वो इस तरह के आएंगे। तेलंगाना में भी जहां पे कांग्रेस की बहुत शानदार जीत हुई है, जो मोमेंटम था वो चुनाव के 1 महीने पहले बनना शुरू हुआ था। मुझे याद है जब वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, पहली मीटिंग हुई हैदराबाद में सितंबर 2023 में, और उससे मोमेंटम बनना शुरू हुआ और बनते बनते चुनाव के जो नतीजे हैं आपके सामने हैं। तो इसलिए मेरा मेरा ये मानना है कि जिस दिन इस देश में कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगेगा, चाहे 6 मार्च को लगे, जो पिछले वर्ष पिछले साल 2019 में भी 6 मार्च को लगा था, उसी के आसपास 2014 में लगेगा, तब ये जो संसद के चुनाव का माहौल है वो असली रूप में गरमाएगा। क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री पद के लिए कोई चेहरा होना चाहिए? देखिए, ये जटिल सवाल है, क्योंकि थ्योरेटिकली जो आप बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एक सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म में उसका परिवर्तन हो गया है, वो तब्दील हो गई है। पर अगर आप इसकी प्रैक्टिकलिटी देखें तो मेरे ख्याल ये ज्यादा जरूरी है कि सभी लोग इकट्ठे रहें, और उस इकट्ठे रहने में अगर हम लोग किसी एक व्यक्ति को नहीं भी प्रोजेक्ट करते तो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई लंबा चौड़ा नुकसान होने वाला है। बुनियादी बात यह है कि जो इंडिया गठबंधन है, सीट एडजस्टमेंट के साथ साथ एक चीज लोगों के सामने लानी बहुत जरूरी होगी कि ये जो इंडिया गठबंधन है ये भारत की कौन सी वैकल्पिक कल्पना है जो पिछले 10 वर्ष से विभिन्न है, वो लोगों के सामने कितनी सफलता से रखता है। आप देखिए, पंजाब से आते
जी, प्लीज प्लीज गो सॉरी, अहेड, आपको प्लीज नो प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड। नहीं हाँ नहीं, हाँ मेरा मेरा ये मानना है कि राजनीति में या चुनावी राजनीति में ये सीट एडजस्टमेंट के साथ साथ अब लोग ये जानना भी चाहते हैं कि भाई, जो उसको पंजाबी में कहते हैं कि भाई थोड़े पल्ले सौदा की है, तुसी की लेके आए। सो दैट ऑल्टरनेटिव विजन इज वेरी एसेंशियल। आप आप पंजाब पंजाब से की बात आते, कर रहे हैं। जी आप पंजाब से आते हैं और आपने कहा कि सबको साथ होना चाहिए। आम आदमी पार्टी तो कह रही है हम 13 की 13 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के लिए तैयार हो पाएगी? वो सत्ता पक्ष में है, सरकार में आप प्रमुख विपक्षी दल है। देखिए आशुतोष जी, आपने एक बहुत ही जटिल सवाल पूछा है। यह आपकी बात सही है कि दोनों तरफ से जो बयान आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी ये कहती है कि हम सारी सीटें लड़ेंगे। जो कांग्रेस है, कांग्रेस की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि हम सारी सीटें लड़ेंगे। और ये बात भी सही है कि वहाँ पर आम आदमी पार्टी सत्ता पक्ष में है और जो प्रमुख विपक्ष है वो कांग्रेस है। तो इसके ऊपर बहुत ही सोच समझ के जितने हमारे साथी हैं पंजाब के, उनसे बात करके और इंडिया अलायंस की मीटिंग में ये बात तय हुई है कि जो गठबंधन है वो राज्य स्तर पे होंगे। उनसे बात करके इसके ऊपर कोई ना कोई राय बनानी जरूरी है, क्योंकि मेरा यहाँ पे कुछ बोलना कि होगा नहीं होगा, वो मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए संभव है और वो गलत भी होगा। मैंने आपको कहा कि दोनों तरफ से जो पोजीशंस हैं वो काफी जटिल हैं, तो अपने लोगों से बात करके इसका कोई ना कोई अगर रास्ता निकल सकता हो, निकालने की कोशिश करनी चाहिए। पर ये तभी संभव होगा जब एक बार हम लोग बैठ के अपने लोगों से बात कर लें। आई रेस्पेक्ट दैट। आखिरी सवाल, भारत जोड़ो यात्रा अभी करना क्या उचित होगा? देखिए ये श्री राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने सभी चीजों को संज्ञान में लेकर एक आम राय बनाई है। और जहां तक मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और खासकर जो पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत की के प्रदेशों से आते हैं, जहां पे भारत जोड़ो यात्रा पिछली बार नहीं जा पाई, उनका यह मानना है कि अगर यह यात्रा हो जाए उससे कांग्रेस को एक नया रक्त संचार मिलेगा। अब मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगने में लगभग 74 या 75 दिन बचे हैं। उस 74 और 75 दिन में आप इतनी लंबी यात्रा तो एक हाइब्रिड मोड से ही कर पाएंगे, क्योंकि इतना चलना तो समय ही इजाजत नहीं देता। पर हमारे कार्यकर्ताओं का यह मानना है, हमारे जो प्रदेश का नेतृत्व है उनका यह मानना है कि इससे एक नया रक्त संचार, एक नई ऊर्जा हमारी प्रचार को भी और हमारी पार्टी को भी मिलेगी। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उस वक्त चुनाव की प्रक्रिया तेज हो रही होगी और वैसे में एक जब गठबंधन की बातें हो रही होंगी, सीट एडजस्टमेंट की बातें हो रही होगी, वैकल्पिक एक विचार रखने की बात हो रही होगी, उस वक्त जो भारत जोड़ो यात्रा होगी, कहीं ऐसा ना हो कि डाइवर्जन हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसमें एक टकराव पैदा हो जाए और कहीं ऐसा ना हो कि जो पार्टी का पूरा जो संगठन है वो राहुल गांधी की यात्रा को कामयाब होने में लग जाए और चुनाव पीछे रह जाए। देखिए भारत जोड़ो यात्रा का इस समय तो मुख्य मकसद यही रहेगा कि सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं, पर जो इंडिया के बाकी घटक दल हैं उनको और मजबूती और सुदृढ़ किस तरह से बनाया जाए। तो इस सब चीजों को संज्ञान में रखते हुए कि बाकी चुनाव की जो गतिविधियां हैं, चुनाव की तैयारियां हैं, वो भी करनी उतनी ही जरूरी है। मुझे ये लगता है कि एक संतुलन बनाना पड़ेगा और इसीलिए मैंने कहा कि जितना समय रह गया है, यात्रा जो भी होगी वो यात्रा एक हाइब्रिड मोड में ही होगी, क्योंकि अगर आप पूर्वी भारत से चलना शुरू करेंगे और पश्चिम तक आएंगे तो उसमें तो उतना ही समय लग जाएगा जितनी पहली भारत जोड़ो यात्रा में लगा था। पर इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि ये यात्रा जरूर सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं पर इंडिया के घटक दलों को भी मजबूती देगी।
मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आशुतोष जी, थैंक यू।